Hello friends, I hope you're doing good. Let's get started with the current affair edition for today. फ्रेंड्स ये आज की पहली न्यूज़ रिलेटेड है इंटरनेशनल करंट अफेयर से। ये रिलेटेड है रशिया से, जहां पर लेटेस्ट अपडेट ये है कि वहां के अपोजिशन लीडर एलेक्सी नेवल्नी, जो कि वहां के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के एक बहुत बड़ी क्रिटिक हैं और जो इस समय रशिया के एक जेल में बंद थे, उनकी मृत्यु हो गई है। ही हैज पास्ड अवे एट द एज ऑफ 47। वहां की जेल अथॉरिटीज का कहना है कि एलेक्सी नवल्नी की तबीयत खराब हुई, उसके बाद ही लॉस्ट कॉन्शियसनेस एंड आफ्टर दैट ही डाइड। पर उनके सपोर्टर्स का कहना है कि ये बात सच नहीं है, देयर इज अ फाउल प्ले। मतलब एक वाइड सस्पिशन है कि उनका मर्डर किया गया है। फ्रेंड्स, एलेक्सी नवल्नी रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को अपोज करने वाले एक मेजर प्रोमिनेंट फेस थे। इस तरीके से उनकी डेथ हो जाना एक मेजर लॉस है। फ्रेंड्स, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी ये इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, बट दिस इज अ मेजर न्यूज विच यू शुड हैव अ जनरल अवेयरनेस अबाउट। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज एक बेहद इंपॉर्टेंट न्यूज है पॉलिटी एंड गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से, इंडियन डेमोक्रेसी के पर्सपेक्टिव से, इंडियन इलेक्टोरल प्रोसेस के पर्सपेक्टिव से और एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। इसका कॉन्टेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट में दी गई एक जजमेंट, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल और मैनिफेस्टली आर्बिट्ररी बोलकर स्ट्राइक डाउन कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक्स डाउन इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, कॉल्स इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल। फ्रेंड्स, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम क्या है, इस पर हम पहले अपने एडिशंस में काफी बार बात कर चुके हैं। ब्रीफली इसकी बात करें तो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम एक ऐसा टूल है, एक ऐसी स्कीम है जिसको गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था और ये पॉलिटिकल डोनेशंस करने वालों को एनोनिमस रहने का मौका देती है, गुप्त रहने का मौका देती है। द स्कीम ग्रांट्स एनोनिमिटी टू पॉलिटिकल डोनर्स, और इस स्कीम की मदद से पॉलिटिकल डोनर्स जैसे कि कॉरपोरेशंस या और कोई व्यक्ति अनलिमिटेड तरीके से डोनेशंस कर सकते थे पॉलिटिकल पार्टीज को, बिना किसी को अपनी आइडेंटिटी रिवील किए। और 2017 में जब इस स्कीम को लॉन्च किया गया था, तब से ही सुप्रीम कोर्ट में इस स्कीम की लीगैलिटी को चैलेंज करने वाली पिटीशंस चल रही थी। अब सुप्रीम कोर्ट के एक 5 जज के बेंच ने इन पिटीशंस को सुना है और बोला है कि ये स्कीम इंडियन वोटर्स के राइट टू इंफॉर्मेशन को वायलेट करती है। वोटर्स को ये जानकारी होनी चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग कौन दे रहा है, एंड दिस आर्टिकल डिराइव्स फ्रॉम आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक फंडामेंटल राइट है। आई होप इसके बारे में आपको अब तक पता है। फ्रेंड्स, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोलते हैं कि एब्सोल्यूट नॉन डिस्क्लोजर ऑफ द सोर्स ऑफ पॉलिटिकल फंडिंग, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग की कोई भी जानकारी ना होना, एब्सोल्यूट नॉन डिस्क्लोजर, इससे करप्शन बढ़ता है। दिस प्रोमोटेड करप्शन एंड अ कल्चर ऑफ क्विड प्रो क्वो, जिसका मतलब है कि हम आपको अभी पैसे दे रहे हैं, बाद में बदले में आप हम पर कोई एहसान करेंगे। दिस इज कॉल्ड एज क्विड प्रो क्वो। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोलते हैं कि इस गुप्त तरीके से डोनेशन करने से करप्शन की पॉसिबिलिटीज बढ़ती हैं और ऐसे गुमनाम तरीके से एहसान लेना और देने का भी एक कल्चर प्रमोट होता है। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू दिस नेक्स्ट न्यूज। ये भी इसी जजमेंट से रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट ने कल ही अपनी जजमेंट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ऑर्डर दिए हैं कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के मदद से कि अप्रैल 2019 से लेकर अब तक उनसे जितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे गए हैं, उन इलेक्टोरल बॉन्ड्स की डिटेल, कि उन इलेक्टोरल बॉन्ड्स को उनसे किसने खरीदा था, उन डिटेल्स को इलेक्शन कमीशन को प्रोवाइड करें और ये इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करें कि कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनको वो कॉन्ट्रीब्यूशंस मिली हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को इलेक्शन कमीशन को ये डिटेल्स देने के लिए 6 मार्च 2024 तक का समय दिया गया है और फिर इलेक्शन कमीशन को बोला गया है कि वो उनको मिले इन डिटेल्स को अपनी वेबसाइट्स पर पब्लिक के लिए पब्लिश करें। नाउ इफ दिस ऑर्डर इज फेथफुली इंप्लीमेंटेड वुड बी अ बिग रेवलेशन। अब इससे भी रिलेटेड जो भी होता है, वील कीप फॉलोइंग इट। फ्रेंड्स, नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है इंटरनेशनल रिलेशनशिप से। इसका कॉन्टेक्स्ट है नरेंद्र मोदी की कतर विजिट।
तो फ्रेंड्स, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जो मिडल ईस्टर्न स्टेट्स को विजिट कर रहे थे, उन्होंने कतर कंट्री को भी विजिट किया है। वो रूलर ऑफ कतर से भी मिलते हैं और उनसे पर्सनली मिलकर उनको इनविटेशन देते हैं कि वो प्लीज इंडिया को विजिट करें। अब इस इंडिया विजिट करने के इनविटेशन का कॉन्टेक्स्ट क्या है? इस केस में एक स्पेशल कॉन्टेक्स्ट है। आई होप यू हैव ऑलरेडी कनेक्टेड द डॉट्स। फ्रेंड्स, कतर कंट्री ने वहां पर 8 इंडियन नेवल ऑफिसर्स जो कि डेथ सेंटेंस्ड थे, उनकी डेथ सेंटेंस को कम्यूट कर दिया था आफ्टर रिक्वेस्ट वर मेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट। तो कतर की गवर्नमेंट ने इंडियन गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट को माना था और उन 8 डेथ सेंटेंस को कम्यूट किया था, और वो 8 इंडियन नेवी ऑफिसर्स इस समय इंडिया में ही हैं। तो इस डिप्लोमैटिक जेस्चर को एक्नॉलेज करते हुए इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कतर के रूलर को इंडिया आने के लिए इनविटेशन देते हैं। फ्रेंड्स, इस इवेंट से एक आइडिया मिलता है कि फॉरेन पॉलिसी एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप में इंडिया और कतर के रिलेशनशिप एग्जाम के पर्सपेक्टिव से अब इंपॉर्टेंट है। इंडिया और कतर के रिलेशनशिप के क्या एस्पेक्ट्स हैं, इसके बारे में आप जरूर पढ़ लें। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से। इसका कॉन्टेक्स्ट है केरला के द्वारा की गई एक रिक्वेस्ट विच इज रिलेटेड टू ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। तो फ्रेंड्स, केरला की स्टेट असेंबली ने एक रेजोल्यूशन को यूनानिमसली पास किया है, जिस रेजोल्यूशन में उन्होंने सेंटर से रिक्वेस्ट की है, उनको बोला है कि यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल लॉ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट्स करे, उसमें चेंजेस करे, बदलाव करे, ताकि उनकी स्टेट में और बाकी राज्यों में भी होने वाले ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स को एड्रेस किया जा सके। कानून में ऐसे प्रावधान लाए जाएं ताकि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के केस में हैंडल करने के लिए, डील करने के लिए लॉ में प्रोविजंस हों। फ्रेंड्स, केरला एक ऐसा स्टेट है जहां पर फ्रीक्वेंटली ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं। वाइल्ड लाइफ वहां पर ह्यूमन हैबिटेट्स में एंटर कर जाते हैं जहां पर लोग रहते हैं, जिससे उन लोगों की जान को खतरा हो जाता है। वो प्रॉपर्टी को भी डैमेज कर देते हैं, क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और वहां पर रहने वाले लाइफ स्टॉक जैसे भेड़ या बकरी, उन पर भी अटैक कर देते हैं। तो इस रेजोल्यूशन में, केरला स्टेट असेंबली के द्वारा पास किए गए रेजोल्यूशन में सेंटर से रिक्वेस्ट की गई है कि इस लॉ में ये प्रोविजन इंक्लूड किया जाए कि चीफ फॉरेस्ट कंजर्वेटर को ये पावर दे दी जाए कि वो ऐसे सिचुएशन में वाइल्ड लाइफ से डील करने के लिए लीथल फोर्स का यूज कर सके टू एलिमिनेट वाइल्ड लाइफ। मतलब अगर ऐसी सिचुएशन में जब कोई वाइल्ड लाइफ ह्यूमन हैबिटेट में एंटर कर जाता है, तो चीफ फॉरेस्ट कंजर्वेटर के पास ये पावर हो कि वो ऑर्डर दे सके कि इसको एग्जीक्यूट कर दिया जाए, इसको अटैक कर दिया जाए, इसको मार दिया जाए, ताकि वहां पर रहने वाले किसी इंसान की जान को खतरा ना हो। इस रेजोल्यूशन में सेंटर से ये भी रिक्वेस्ट की गई है कि वो इस लॉ में साइंटिफिक और ह्यूमेन मेजर्स को इंप्लीमेंट करे ताकि वाइल्ड लाइफ की पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके, अब फ्रेंड्स, ये केवल एक रेजोल्यूशन है। अब स्टेट इस रेजोल्यूशन को मानता है या नहीं? Will the union government take any action, make any amendments to the Wildlife Protection Act? This remains to be seen, and we'll keep following it. इस न्यूज इवेंट से रिलेटेड है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, जो कि एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की प्रिपरेशन का एक फंडामेंटल टॉपिक है। आई होप आपको इस लेजिस्लेशन की सभी डिटेल्स पता हैं। अगर नहीं पता तो नोट से रेफर कर लें या किसी और सोर्स जैसे कि विकिपीडिया से इस लॉ के बारे में पढ़ लें। ये लॉ है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज भी रिलेटेड है इंटरनेशनल रिलेशनशिप से। इसका कॉन्टेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी की अबू धाबी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में की गई विजिट। तो फ्रेंड्स, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी ने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की अबू धाबी में ऐसे पहले बने हिंदू स्टोन टेम्पल, मतलब वहां पर एक भव्य हिंदू स्टोन टेम्पल को इनॉग्रेट किया है। इस टेम्पल को बनाने में लगभग 700 करोड़ रुपए का खर्चा आया है और ये 27 एकड़ की साइट पर, मतलब 27 एकड़ के एरिया पर बना है। और एक ऐसे मिडिल ईस्टर्न स्टेट में इतना भव्य हिंदू टेम्पल बनाना, दिस सिंबलाइजेस अ न्यू कल्चरल चैप्टर फॉर द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। अब फ्रेंड्स, ये न्यूज इवेंट इंक्लूडिंग द प्रीवियस न्यूज इवेंट वी जस्ट डिस्कस्ड
जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने कतर के रूलर को इंडिया में आने के लिए इनवाइट किया था। इससे आपको एक आइडिया मिलना चाहिए कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में कितना दम है और इंडिया कितना एक्टिव है अपने ईस्ट में भी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के साथ एंगेज करने में। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है मिनिमम सपोर्ट प्राइस से। जिस मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर इस समय फार्मर्स के प्रोटेस्ट एक बार फिर से शुरू हो गए हैं, तो इस न्यूज आर्टिकल में क्रिसिल मार्केट इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स उनकी एक रिपोर्ट को एनालाइज किया गया है और बोला गया है कि इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर गवर्नमेंट मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी देती है कि अगर गवर्नमेंट मिनिमम सपोर्ट प्राइस की एक लीगल गारंटी देती है तो उस स्टेप के काफी पॉजिटिव आउटकम्स होंगे, जैसे कि फार्मर्स की इनकम बढ़ सकती है और इंडिया की कंजम्पशन डिमांड भी बढ़ सकती है। फ्रेंड्स, क्रिसिल की इस रिपोर्ट में, जो कि एक प्राइवेट रिपोर्ट है, ये एस्टिमेट किया गया है कि अगर एमएसपी की लीगल गारंटी दी जाती है तो गवर्नमेंट को उसका टोटल खर्चा होगा लगभग 21,000 करोड़ रुपए। फ्रेंड्स, इस रिपोर्ट में ये भी बोला गया है कि एमएसपी बेस्ड प्रोक्योरमेंट फिलहाल कुछ ही स्टेट्स में कंसंट्रेटेड है, कुछ ही नॉर्दर्न स्टेट्स में कंसंट्रेटेड है, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। पर अगर इसकी एक लीगल गारंटी दी जाती है तो एक्सपेक्टेड है कि उसके बेनिफिट्स और रीजन्स में भी होंगे, इंडिया भर में होंगे। फ्रेंड्स, इस रिपोर्ट में बोला गया है कि इस स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड होगा वो होगा लगभग 6 लाख करोड़ रुपए, और गवर्नमेंट को जो मेन कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट का जो मेन खर्चा होगा वो होगा कि एमएसपी के प्राइसेस और मंडी में चल रहे प्राइसेस, उसके बीच में जो फर्क है वो गवर्नमेंट का मेन खर्चा होगा। इस पीस में बोला गया है कि एमएसपी की अगर एक लीगल गारंटी दी जाती है तो उस लीगल गारंटी से उस सिनेरियो में जब कुछ क्रॉप्स के प्राइस डिक्लाइन हो जाते हैं, उस सिनेरियो में उस लीगल गारंटी से फार्मर्स को कैश सपोर्ट मिल सकेगा। जिस कैश सपोर्ट से, जिस लीगल गारंटी की श्योरिटी से फार्मर्स के पास एक पूरी फ्रीडम होगी, उनके पास पूरी एक श्योरिटी होगी कि हम अगर इस क्रॉप को उगाते हैं तो हमें पता है कि हमें इतने पैसे तो मिलेंगे ही। तो उस सिनेरियो में फार्मर्स वुड हैव द फ्रीडम टू चूज क्रॉप्स ऑफ हिज चॉइस। फ्रेंड्स, इस रिपोर्ट में बोला गया है कि एमएसपी की मेजर प्रोक्योरमेंट मेजरली 2 ही क्रॉप्स में होती है, पैडी और वीट, धान और गेहूं, जिन दोनों का प्रोक्योरमेंट मिलाकर इंडियन गवर्नमेंट के टोटल प्रोक्योरमेंट का 60% है। बाकी और क्रॉप्स के केस में प्रोक्योरमेंट काफी लिमिटेड है, और अगर एमएसपी की एक लीगल गारंटी दे दी जाती है तो उससे फार्मर्स को एक एनकरेजमेंट मिलेगी, एक प्रोत्साहन मिलेगा कि वो अपने क्रॉप्स को डाइवर्सिफाई कर सके। जहां पर फिलहाल सिर्फ पैडी और वीट उगाए जाते हैं, वहां पर वो फिर और क्रॉप्स को भी कॉन्फिडेंटली उगा सकेंगे। फ्रेंड्स, नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है इंडियन इकोनॉमी से। इसका कॉन्टेक्स्ट है होलसेल प्राइस इंडेक्स का रिलीज किया गया डेटा। तो फ्रेंड्स, जनवरी के होलसेल प्राइस इंडेक्स डेटा को रिलीज किया जा चुका है और जनवरी में होलसेल प्राइस लेवल पर इन्फ्लेशन पिछले 3 महीनों में सबसे कम एट 0.27% पर था। दिसंबर में ये होलसेल प्राइस इंडेक्स लेवल 0.73% था। तो फ्रेंड्स, यू शुड गेट एन आइडिया कि होलसेल लेवल पर इन्फ्लेशन इस समय काफी कंट्रोल में है। रिटेल लेवल पर भी इन्फ्लेशन कंट्रोल में ही है। वी स्पोक अबाउट दिस इन आवर प्रीवियस एडिशंस, बट होलसेल लेवल पर दिस इन्फ्लेशन इज मोर म्यूटेड। अब होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या है, इसके बारे में आप पढ़ लें, ये डिटेल्स नोट्स में है और हम अपने एडिशंस में भी इस पर पहले काफी बार बात कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट न्यूज भी रिलेटेड है फार्मर्स प्रोटेस्ट से। इसमें बात की गई है कि सेंटर ने फार्मर्स के साथ टॉक्स करने के बाद एमएसपी की लीगल गारंटी देने से सीधा सीधा मना कर दिया है, बोला है कि ऐसा नहीं हो सकता। तो फ्रेंड्स, फार्मर्स का ये चल रहा प्रोटेस्ट काफी बढ़ गया है। इट हैज इंटेंसिफाइड इनटू अ कॉन्फ्लिक्ट, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस भी अब इन्वॉल्व हैं। फार्मर्स का ये प्रोटेस्ट हो रहा है हरियाणा और पंजाब की बाउंड्रीज पर। ये प्रोटेस्ट हो रहा है दिल्ली की हरियाणा और पंजाब के साथ जुड़ी बाउंड्रीज पर। तो फ्रेंड्स, यूनियन गवर्नमेंट ने आफ्टर द मीटिंग एक बार फिर से रीआइटरेट किया है, एक बार फिर से बोला है
कि वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए गारंटी नहीं देंगे। देयर वुड नॉट बी अ लीगल गारंटी फॉर मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और अपने इस पक्ष को सीधे और साफ तरीके से बोलने के साथ साथ गवर्नमेंट ने फार्मर्स को बोला है कि आइए एक बार फिर से बात करते हैं, तीसरी बार। अब इस तीसरे राउंड ऑफ टॉक्स में क्या होता है, दिस ऑल्सो रिमेन्स टू बी सीन। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में इंडिया की ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस ने बोला है कि इन जनरल इलेक्शंस में अगर कांग्रेस पावर में आती है तो वो प्रॉमिस करती हैं कि वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस की एक लीगल गारंटी दे देंगे। दिस इज अ पॉलिटिकल टॉपिक। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस की कि ये क्या होता है, व्हाट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, एक बार फिर से ब्रीफ में बात करते हैं। तो ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक प्राइस होता है जिसको यूनियन गवर्नमेंट पीरियोडिकली अनाउंस करती है, जिस प्राइस में अलग अलग क्रॉप्स को लेकर एक फ्लोर प्राइस अनाउंस किया जाता है। गवर्नमेंट अलग अलग क्रॉप्स जैसे कि सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, रॉ कॉटन, रॉ जूट, कोपरा, कोकोनट वगैरह के केस में बोलती है कि इन क्रॉप्स के केस में हम इतना इतना स्पेसिफिक प्राइस देने के लिए तैयार हैं। और गवर्नमेंट का वो अनाउंस किया गया फ्लोर प्राइस, उसका इंटेंशन होता है कि वो फार्मर्स को प्राइस फ्लक्चुएशन के केस में, फार्मर्स को प्राइस फ्लक्चुएशंस के सिनेरियो में एक इंश्योरेंस की तरह हेल्प करे, एक सेफ्टी नेट की तरह हेल्प करे कि अगर मंडी में अलग अलग रीजंस की वजह से प्राइस काफ़ी ड्रॉप हो जाता है, जैसे कि सीजन में पैदावार काफ़ी बढ़ जाना या डिमांड काफ़ी कम हो जाना, उसकी वजह से अगर किसी क्रॉप के प्राइस काफ़ी कम हो जाते हैं तो वो फार्मर फिर एमएसपी पर अपने क्रॉप्स को गवर्नमेंट को बेच सकता है। बट यू शुड पे अटेंशन कि इस एमएसपी की कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है, इसके पीछे कोई लेजिस्लेटिव बैकिंग नहीं है। ये केवल अनाउंस किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा विदाउट अ लेजिस्लेशन। और क्योंकि एमएसपी से जुड़ा कोई कानून नहीं है, ये केवल एक एग्जीक्यूटिव अनाउंसमेंट होती है, इस वजह से फार्मर्स एमएसपी से रिलेटेड केसेस को कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते और गवर्नमेंट इस वजह से काफी फ्रीडम में होती है। और फार्मर्स का यही कहना है कि एमएसपी जिसको गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव तरीके से अनाउंस करती है, उसको एक लीगल बैकिंग दे दी जाए ताकि उनके पास एक हक हो, उनको और पावर मिले कि वो कोर्ट में जाकर अगर फ्यूचर में कुछ गलतियां होती हैं तो गवर्नमेंट को चैलेंज कर सकें। फ्रेंड्स, इस एमएसपी को अनाउंस किया जाता है सीएसीपी के द्वारा। सीएसीपी मतलब कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। ये सीएसीपी हर सीजन से पहले मिनिमम सपोर्ट प्राइस रिकमेंड करता है कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स को, और कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स फिर फाइनल लेवल पर डिसाइड करती है कि सीएसीपी की इन रिकमेंडेशंस को माना जाए या नहीं माना जाए। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है सुप्रीम कोर्ट से, जहां पर एक पिटीशन आई थी जिस पिटीशन में बोला गया था कि इंडिया में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट के लिए पास किए गए लेजिस्लेशन को रोक दिया जाए, उस पर स्टे लगा दी जाए। ये पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में की है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने, जो कि एक बॉडी है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स का कहना है कि क्योंकि इलेक्शन अभी आने ही वाले हैं और फिलहाल प्रेजेंट इलेक्शन कमिश्नर भी रिटायर होने वाले हैं, और क्योंकि अब एक नए इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करना पड़ेगा और वो अपॉइंटमेंट होगा नए लॉ के हिसाब से, जिस नए लॉ में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करने की कमेटी को चेंज कर दिया गया है, जिस कमेटी में पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी इंक्लूडेड थे। इस लॉ में उस कमेटी से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाकर यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर से रिप्लेस कर दिया गया है, जिस यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर को प्रधानमंत्री ही नॉमिनेट करेंगे। तो अब इस कमेटी, जिसमें 3 मेंबर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और एक यूनियन मिनिस्टर जिसको प्राइम मिनिस्टर ही अपॉइंट करेंगे, तो इस कमेटी में गवर्नमेंट के पास अब पूरी पावर है, पूरा इन्फ्लुएंस है कि वो अपनी मर्जी से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिशियल्स को अपॉइंट कर सकें, जिसको लेकर काफी लोगों का कंसर्न है कि ये बॉडी इंडिपेंडेंट नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन की गई थी कि इस लॉ के एप्लीकेशन को पॉज कर दिया जाए, और सुप्रीम कोर्ट हैज डिक्लाइंड कि वो ऐसा नहीं करेंगे और ये नया लॉ एप्लीकेबल होगा। फ्रेंड्स, इस नए लॉ चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म्स ऑफ ऑफिस बिल की हम बात करते हैं। ये लॉ जिसको पिछले साल विंटर सेशन में ही पास किया गया है, जिसकी मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस।
इस लॉ में अमंग अदर मेजर प्रोविजंस, जो सबसे मेजर प्रोविजन है वो ये है, इस लॉ में अमंग अदर मेजर प्रोविजंस, जो सबसे मेजर प्रोविजन है वो ये है कि ये इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स की सिलेक्शन कमेटी में चेंजेस करता है। इस लॉ के हिसाब से इस सिलेक्शन कमेटी में अब पहले मेंबर होंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो इस सिलेक्शन कमेटी के चेयरपर्सन होंगे। दूसरे मेंबर होंगे लोकसभा में जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन होंगे, और तीसरे मेंबर होंगे एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, जिसको प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ही नॉमिनेट करेंगे। तो फ्रेंड्स, कई लोगों का मानना है, और ये जाहिर सी भी बात है, कि जिस बॉडी में गवर्नमेंट की पूरी मेजॉरिटी है, वो बॉडी हो सकता है कि इंडिपेंडेंट डिसीजंस ना ले। अगर इस बॉडी में यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर की जगह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते, तो फिर कहा जा सकता था कि ये बॉडी इंडिपेंडेंट है ना। व्हाटएवर हैपेंस, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को स्ट्राइक डाउन किया है, क्या सुप्रीम कोर्ट इस लॉ को भी स्ट्राइक डाउन करेगा? दिस रिमेन्स टू बी सीन एंड वील कीप फॉलोइंग इट। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है इंटरनल सिक्योरिटी से। इसका कॉन्टेक्स्ट है चल रही फार्मर्स प्रोटेस्ट। तो उन प्रोटेस्ट से डील करने के लिए हरियाणा पुलिस ने ऐसा पहली बार किया है कि उन्होंने ड्रोन्स की मदद से, उन्होंने अनमैन्ड एरियल व्हीकल की मदद से प्रोटेस्टर्स पर टीयर गैस ड्रॉप्स किए हैं। और ड्रोन्स की मदद से ऐसे टीयर गैस कैंस को ड्रॉप करना, ये ऐसा पहली बार किया गया है पूरे देश में। इट हैज बीन डन फॉर द फर्स्ट टाइम बाय एनी पुलिस फोर्स इन द कंट्री। ऑलराइट फ्रेंड्स, ये आज का एडिटोरियल है। इसका कॉन्टेक्स्ट है चल रही फार्मर्स प्रोटेस्ट और एमएसपी का इशू। तो फ्रेंड्स, इस पीस में इस एडिटोरियल के ऑथर बोलते हैं कि फार्मर्स का ये चल रहा प्रोटेस्ट काफी बढ़ रहा है, इट इज गेनिंग स्टीम, और फार्मर्स की डिमांड है कि एमएसपी की एक लीगल गारंटी दे दी जाए। और एमएसपी की लीगल गारंटी के साथ साथ फार्मर्स की जो और डिमांड है वो ये है कि उनको एक डेट वेवर भी दे दिया जाए, उन पर जो भी कर्जा है उसको वेव कर दिया जाए। इंडिया के और कंट्रीज के साथ जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं जिसका एग्रीकल्चर सेक्टर पे इम्पैक्ट है, उन इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स को भी कैंसिल कर दिया जाए। और फार्मर्स और एग्रीकल्चरल लेबरर्स को 5,000 रुपये हर महीने की एक पेंशन भी दे दी जाए। फ्रेंड्स, इस प्रोटेस्ट में पंजाब और हरियाणा के फार्मर्स के साथ साथ और भी कुछ फार्मर्स हैं, जैसे कि वेस्टर्न यूपी में बन रहे जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट से इम्पैक्टेड फार्मर्स, और वहां पर ही यमुना एक्सप्रेसवे से इम्पैक्टेड फार्मर्स, और हरियाणा के सोनीपत में भी पावर केबल्स के लिए किए गए लैंड एक्विजिशन से इम्पैक्टेड कुछ फार्मर्स भी इस प्रोटेस्ट का पार्ट हैं। तो फ्रेंड्स, संयुक्त किसान मोर्चा, जो कि एक एसोसिएशन है जो इस प्रोटेस्ट को लीड कर रही है, उसने एक कॉल दी थी कि इंडिया में नेशनल लेवल पर और इंडस्ट्रियल लेवल पर 16 फरवरी को एक स्ट्राइक रखी जाए। और उनकी तो एक और डिमांड ये है कि इंडिया में एग्जिस्ट कर रहे 4 लेबर लॉज, जिनको कुछ समय पहले ही अमेंड किया गया है, उनको भी रिपील कर दिया जाए। तो गवर्नमेंट की बात करें तो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ने पंजाब के फार्मर्स के साथ टॉक्स को शुरू किया हुआ है, और इस पीस के ऑथर बोलते हैं कि इसके बहुत कम चांस हैं कि गवर्नमेंट एमएसपी की लीगल गारंटी के लिए मान जाए, अपनी रजामंदी दे दे। फ्रेंड्स, इस पीस के ऑथर बोलते हैं कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा एमएसपी बेस्ड प्रोक्योरमेंट एक फंडामेंटल स्टेप है जो इंडिया में फूड सिक्योरिटी को प्रमोट करता है, प्रोटेक्ट करता है। पर इस पीडीएस सिस्टम के अपने अलग चैलेंजेस हैं जो उससे जुड़े हैं, जैसे कि फिलहाल किए जाने वाला ये प्रोक्योरमेंट, ये जियोग्राफिकली अनइवन है। अनइवन जियोग्राफिकल स्प्रेड होने का मतलब है कि नॉर्दर्न एरियाज में ये प्रोक्योरमेंट काफी ज्यादा है, ईस्टर्न एरियाज में कम है, सदर्न एरियाज में कम है, वेस्टर्न एरियाज में भी कम है। तो इस प्रोक्योरमेंट का जियोग्राफिकल स्प्रेड अनइवन है, और गवर्नमेंट की इस प्रोक्योरमेंट से सरप्लस प्रोड्यूसर्स सबसे ज्यादा बेनिफिट करते हैं, और सबसिस्टेंस फार्मर्स, जो फार्मर्स जिनके पास अपना लैंड एरिया ज्यादा नहीं है, जिनके पास ज्यादा सरप्लस नहीं है, जिनके पास खुद का बचाने के बाद कम बचता है, उनको इस गवर्नमेंट बेस्ड प्रोक्योरमेंट से ज्यादा फायदा नहीं होता। फायदा उनको होता है जिनके बड़े बड़े लैंड एरियाज हैं, जो कई टन की पैदावार करते हैं, उनको एमएसपी का ज्यादा फायदा होता है। सो द रिच फार्मर्स आर मोर बेनिफिट फ्रॉम द करंट प्रोक्योरमेंट सिस्टम। तो इस पीस के ऑथर बोलते हैं कि शायद एमएसपी की तो लीगल गारंटी गवर्नमेंट ना दे,
पर गवर्नमेंट को फार्मिंग से रिलेटेड पब्लिक सपोर्ट बढ़ाना और उसको रिवैम्प, जो एग्जिस्टिंग सपोर्ट है उसमें चेंजेस करने चाहिए, जिससे फार्मर्स को प्रोत्साहन मिलेगा कि वो अपने प्रोडक्शन को डाइवर्सिफाई कर सकें। जहां पर वो केवल गेहूं और धान उगाते हैं, वहां पर वो फिर और क्रॉप्स को उगा सकेंगे, जो कि और सस्टेनेबल होगा और जिससे और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। नाउ फ्रेंड्स, अब गवर्नमेंट इस सिचुएशन से कैसे डील करती है, दिस रिमेन्स टू बी सीन एंड वील कीप फॉलोइंग इट। फ्रेंड्स, ये आज का एक और एडिटोरियल है। इसका कॉन्टेक्स्ट है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, जिससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने रीसेंट एक जजमेंट दी है। तो फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट ने इन इट्स लेटेस्ट मेजर जजमेंट इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को स्ट्राइक डाउन कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि ये एनोनिमस हाई वैल्यू डोनेशंस, इन डोनेशन से इंडिया की इलेक्टोरल डेमोक्रेसी को एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है और इंडिया की गवर्नेंस पर भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। फ्रेंड्स, इस स्कीम में किसी के पास भी ये पॉसिबिलिटी थी, किसी के पास भी ये परमिशन थी कि वो गुप्त तरीके से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच से इलेक्टोरल बॉन्ड्स को खरीद सके और अपनी मर्जी की पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर सकें, और ऐसा करने से उनकी आइडेंटिटी गुप्त रहती थी। पर ऐसा करने से, इस पीस के ऑथर बोलते हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी ऑब्जर्वेशन की जाती है कि ऐसा करने से एक क्विड प्रो को कल्चर को प्रोत्साहन मिलता है डोनेशन करने वाले डोनर्स के बीच में और बेनिफिशियरीज यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में। अब फ्रेंड्स, इलेक्शन से पहले अगर आप एक पॉलिटिकल पार्टी हैं और मैं एक बड़ी कॉरपोरेशन हूं और मैं आपको कई 100 करोड़ रुपए डोनेट करूं, तो जाहिर सी बात है कि अगर मैंने आपको सपोर्ट किया है और आपकी गवर्नमेंट बन जाती है, तो गवर्नमेंट बनने के बाद आप मेरी मदद करेंगे, आप मेरे लिए पॉलिसीज बनाएंगे जो मुझे बेनिफिट करें। और मेरा और आपका ये रिलेशन, ये अगर वोट करने वाले लोगों को पता ही नहीं है, तो वो उनके राइट्स को वायलेट करता है। कोर्ट में बोला जाता है कि ये स्कीम कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करती है और वोटर्स के राइट टू इंफॉर्मेशन को भी वायलेट करती है। और इस स्कीम के लिए कंपनीज एक्ट में किए गए चेंजेस वो भी इलीगल हैं, दे आर मैनिफेस्टली आर्बिट्ररी। फ्रेंड्स, कंपनीज एक्ट में अमेंडमेंट किए गए थे, जहां पर पहले ये रूल था कि कंपनीज अपने प्रॉफिट का कुछ एक स्पेसिफिक पार्ट ही पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेट कर सकती है विदाउट डिस्क्लोजिंग द डिटेल्स। उस कैप को, उस लिमिट को हटा दिया गया था, जिसकी वजह से क्या होता था, पहले किसी कंपनी जिसने अगर केवल 10 रुपए का प्रॉफिट बनाया है, तो वो अपने प्रॉफिट का एक स्पेसिफिक परसेंट ही, यानी कि मान लीजिए 2 रुपए ही डोनेट कर सकती है। पर अब अमेंडमेंट्स के बाद इस लिमिट को हटा दिया गया है। एक कंपनी जिसने अगर 10 रुपए प्रॉफिट बनाया है, वो अपने पूरे 10 रुपए पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेट कर सकती है। अब इससे क्या हुआ, इससे कई सारी ऐसी शेल कंपनीज बन सकती हैं जिनका पूरा काम ही है पॉलिटिकल डोनेशंस करना। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में कंपनीज एक्ट में किए गए चेंजेस को भी स्ट्राइक डाउन कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में यह भी बोला है कि 2019 से अब तक इलेक्टोरल बॉन्ड्स की मदद से जितनी भी डोनेशंस की गई हैं, उनकी डिटेल भी पब्लिकली रिलीज की जाए। फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट में यह ऑब्जर्वेशन की जाती है कि इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया था पॉलिटिकल फंडिंग में ब्लैक मनी के यूज को रोकने के लिए, जो कि एक सही बात है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स की मदद से ब्लैक मनी का यूज कंट्रोल होता है। बट इस पॉजिटिव एस्पेक्ट के साथ साथ इस स्कीम के काफी मेजर नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, और इस स्कीम ने टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को फेल कर दिया है, क्योंकि ये स्कीम पॉलिटिकल फंडिंग में ब्लैक मनी तो रोकती है, पर क्योंकि ये वोटर्स के राइट टू नो को भी नेगेटिवली इंपैक्ट करती है, इस वजह से ये स्कीम डिसप्रोपोर्शनेट है। इट डिड नॉट पास द टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। फ्रेंड्स, इस जजमेंट में बोला जाता है कि पॉलिटिकल डोनेशंस का गवर्नमेंट की पॉलिसीज पर सीधा सीधा इंपैक्ट होता है, और कौन सी गवर्नमेंट को कौन सी कॉरपोरेशन फंड करती है, ये पता होना जरूरी है डेमोक्रेसी की हेल्थ के लिए। फ्रेंड्स, इस पीस के ऑथर बोलते हैं कि ये वर्डिक्ट एक मेजर वर्डिक्ट है और ये बिल्ड करता है सुप्रीम कोर्ट के ही द्वारा लिए गए पहले मेजर स्टेप से, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले दी गई जजमेंट्स में नोटा ऑप्शन को इंक्लूड करने के ऑर्डर दिए थे, और सुप्रीम कोर्ट ने ही ये भी ऑर्डर दिए थे कि कैंडिडेट्स अपने असेट्स और क्रिमिनल केसेस की डिटेल्स को पब्लिकली रिलीज करें। अब ऐसे ही मेजर जजमेंट्स पर जो इंडिया के इलेक्टोरल प्रोसेस को और स्ट्रांग बनाए, ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम का स्ट्राइक डाउन भी ऐसा ही जजमेंट है।
Now that's all for today, friends. See you in the next edition. Goodbye. In the next edition. Goodbye. In the next edition.